हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 3 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में वुल्फ ब्रिगेड 44 खबरों में था। यह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है जर्मनी से। क्या है ये वुल्फ ब्रिगेड 44 और आपका इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए तस्वीर, ये है आपका एडोल्फ हिटलर। कौन है आपका? जर्मनी के तानाशाह थे एक समय पर, इनका नाम था आपका एडोल्फ हिटलर। और ये है आपका वर्तमान में जर्मनी की चांसलर, जिनका नाम है एंजेला मर्केल। अब जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही आपका जर्मनी में चांसलर होता है। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एंजेला मर्केल ने ये आदेश दिया कि जो वुल्फ ब्रिगेड 44 है, इनके सदस्यों को गिरफ्तार करके इन्हें कहाँ डाल दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। अब क्या है इसकी की पूरी कहानी, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो वुल्फ ब्रिगेड 44 है, ये हिटलर की विचारधारा नाजीवाद को मानने वाला है। यानी कहने का मतलब, इसी हिटलर की विचारधारा नाजीवाद को ये जर्मनी में फिर से स्थापित करना चाहता है। वो जर्मनी जहां पर नाजीवाद के कारण 60 लाख जूइस को हिटलर के द्वारा गैस चैम्बर में डाल डाल के मारा गया। पूरी ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला आपका हिटलर का उस तरीके का बिहेवियर, जिसने आपका हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर आपका जो है अग्रसित किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसमें लगभग आपका 1 करोड़ लोग आपका क्या हुए? मौत के घाट उतारे गए। और उसके घाव अभी भी आपका जो है पूरी दुनिया आपका सह रही है। नागासाकी हिरोशिमा जो घटना हुई, आज भी वहाँ पर आपका जो डिसेबल लोग हैं वो पैदा होते हैं। आज भी कोई आँख से डिसेबल है, कोई पाँव से डिसेबल है, कोई आपका जो है अपने बॉडी से डिसेबल है। तो इसी का परिणाम था हिटलर की जो विचारधारा थी। अब आप सवाल पूछेंगे कि नाजीवाद क्या है? नाजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आपका डेमोक्रेसी का अगेंस्ट है। यानी कहने का मतलब लोकतंत्र का विरोधी है। वो लोकतंत्र की बजाय एक व्यक्ति के शासन पर बिलीव करती, एक व्यक्ति के विचारधारा पर बिलीव करती। एक व्यक्ति जो कहेगा वही आपका उनका शासन होगा, यानी हिटलर। नस्लीय श्रेष्ठता, कहने का मतलब ये है कि आपका जर्मनी में जब हिटलर का उदय होता है तो ये नस्लीय श्रेष्ठता पर क्या देता है? बल देता है। इसका मतलब ये है कि इसका ये कहना होता है कि जो जर्मन लोग हैं यानी नाजी लोग हैं, वही आपका विश्व में सर्वश्रेष्ठ आपका क्या है? प्रजाति है, यानी सर्वश्रेष्ठ आपका जाति है। और इसको आपका पूरे जर्मनी में क्या करना चाहिए? अधिकार करना चाहिए। और यहाँ पर आपका अगर कोई अन्य रिलीजन के लोग रहते हैं तो जर्मनी से क्या करना चाहिए? उनको भगा देना चाहिए, चाहे वो हिंसक रूप से ही क्यों ना हो। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही हिंसा बाद में प्रथम विश्व युद्ध और जूइस के आपका नरसंहार मैस्कियर के रूप में स्थापित होती है। 60 लाख जूइस को आपका यानी यहूदियों को किसके द्वारा मार दिया जाता है? हिटलर के द्वारा मार दिया जाता है। और ये आपका विश्व का सबसे क्रूर आपका क्या होता है? घटना होती है। अब कौन था ये हिटलर? समझते हैं इसकी पूरी की पूरी कहानी को। सबसे पहले याद रखिएगा, 20 अप्रैल 1889 को इस हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है। अब बहुत बार आपका बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो जर्मनी का डिक्टेटर था, तो कैसे आपका ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हो गया? और आपका कभी कभार हम लोग गलत ऑप्शन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसका ऑस्ट्रिया में जन्म होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि आपका ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक। अब आपका इनकी जो माता होती हैं क्लेरा पॉल, क्या नाम होता है? क्लेरा पॉल। ये बचपन से इनको ना आपका जो है बहुत ज़्यादा ओवर आपका क्या करती हैं? पालन पोषण करती। कहने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इनको मुंह लगा देती हैं, ठीक है ना? इनके पिता का नाम होता है एलूस हिटलर। क्या नाम होता है? एलूस हिटलर। ये जो एलूस हिटलर होते हैं, ये आपका ऑस्ट्रिया के सिविल सर्विस में आपका एक सर्वेंट होता है। कहने का मतलब आपका सिविल सेवक होते हैं, ठीक है ना? अब ये भी अपने पुत्र को ये चाहते हैं कि ये भी सिविल सर्वेंट बने। लेकिन हिटलर शुरुआती दौर में आपका एक प्रीस्ट बनना चाहता था, यानी पादरी बनना चाहता था।
बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी आपका इच्छाएं बढ़ती गई। 16 ईयर्स में वो क्या कर देता है, अपना स्कूल छोड़ देता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो बोलने की कला थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, किसी को भी आपका अपनी ओर प्रभावित कर लेता है। इसकी जो वाद विवाद डिबेट करने की क्षमता थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। होता क्या है, आपका 17-18 वर्ष की आयु में इसकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसका पिताजी इसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसका एक शौक होता है फिर आर्टिस्ट बनने का। आर्टिस्ट बनने के लिए 2 बार क्या करता है, एग्ज़ाम देता है, लेकिन फेल हो जाता है। और जब फेल होता है तो इससे मौका मिलता है, फिर उसी समय ये कहाँ चले जाता है, मतलब अपने माता पिता की मृत्यु के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि ये कभी सड़कों पे रहता है, कभी सड़कों पे बेंच पे सो जाता है, मतलब एक बहुत ही दयनीय स्थिति में हो जाता है। लेकिन उसी समय इसको एक मौका मिलता है, ये चले जाता है आपका कहाँ, जर्मनी। और जर्मनी में आपका 1913 में जर्मनी की सेना में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। और जब ये जर्मनी की सेना में शामिल हो जाता है तो इसके अंदर धीरे धीरे जो जर्मन राष्ट्रवाद था उसकी जो भावना थी वो पनपने लगती है। अब जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, ध्यान होगा आपको, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है वो 1914 से 18 के बीच में होता है। और 1914 से 18 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो इस प्रथम विश्व युद्ध में कौन हार जाता है, जर्मनी हार जाता है। जर्मनी को कुल मिला के एक रोटी के टुकड़े की तरह बांटा जाता है और आपका जर्मनी को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। कुल मिला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया जाता है। वारसाई की संधि होती है 1919 में और जर्मनी के टुकड़े करके कुछ ब्रिटेन ले लेता है, कुछ रशिया ले लेता है, कुछ फ्रांस ले लेता है। तो यानी कहने का मतलब आपका जर्मनी को पूर्ण तरीके से डिफरेंट तरीके के सेंसस लगाए जाते हैं, उस पर आपका जो है टैक्स लगाया जाता है और टोटली आपको जर्मनी को बर्बाद कर दिया जाता है। यही मौका ढूंढता है कौन, आपका हिटलर। और हिटलर की किस्मत भी अच्छी होती है कि उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाता है, माहौल बन जाता है। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, बाद में ये जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल होता है जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी दल के नाम से आपका जो है बोला जाता है, यानी स्थापित किया जाता है, ठीक है ना, जिसका नाम बाद में नाजी पड़ता है। अब ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में इसकी महत्वाकांक्षी होती है कि कैसे भी तरीके से मैं जर्मनी में अपना राज स्थापित करूं, ये कोशिश भी करता है। इसको जेल में डाल दिया जाता है और जब जेल में डाल दिया जाता है तो उसी जेल में आपका ये मीन कैंप नामक क्या करता है, एक किताब लिखता है। इस किताब को आप नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब आपका मेन कैंप नामक किताब लिखता है तो धीरे धीरे ये आपका वहाँ के शासन में, कहने का मतलब आपका जर्मनी के शासन में इसका प्रभुत्व तो बढ़ने लगता है। और जर्मन राष्ट्रवाद तो इसको पहले से ही होता है। ये आपका वहाँ पर जो नस्लीय श्रेष्ठता थी, जो जर्मन वासियों की श्रेष्ठता है, उस पर बल देता है। ये कहता है कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जिस तरीके से वारसाई की संधि 1919 में हमें बर्बाद किया गया है, हमें फिर से उस गौरव को प्राप्त करना होगा। और ये इतने जबरदस्त स्पीच देता है कि आपका जर्मन राष्ट्रवाद का जो शराब इसके द्वारा पिलाया जाता है, जर्मन राष्ट्रवादी उस नशे में क्या हो जाते हैं, जर्मन के लोग चूर चूर हो जाते हैं। होता क्या है, 1933 में आपका हिंडनबर्ग और हिटलर, ये वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 कैंडिडेट होते हैं। हिंडनबर्ग भरसते जीत जाते हैं, ठीक है ना, हिंडनबर्ग क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन वोट परसेंटेज आपका हिटलर का बहुत ज़्यादा होता है। हिटलर का धीरे धीरे प्रभाव जर्मनी में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसे में आपका इसको चांसलर पद दे दिया जाता है हिंडनबर्ग के द्वारा। और बाद में हिंडनबर्ग की जब मृत्यु होती है तो आपका ये एक इनेबलिंग एक्ट लेके आता है और लीगल डिक्टेटरशिप बन जाता है, ठीक है ना। जब लीगल डिक्टेटरशिप बन जाता है तो आपका 1938 में इसे टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक है ना। जो टाइम पत्रिका है, ठीक है ना, उसने आपका इसे मैगजीन ऑफ द ईयर घोषित किया था, पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाद में धीरे धीरे ये इस तरीके से आपका वहाँ पर अपने भाषणों के द्वारा जो यहूदी लोग थे उनके प्रति आपका इतना नफरत फैला देते हैं लोगों में कि आपका वहाँ पर जो जूइश लोग होते हैं उनका जगह जगह नरसंहार शुरू हो जाता है। इनको गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया जाता है, इनकी संपत्ति पर यहूदी लोगों
यहूदियों के संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है। और कुल मिला के आपका दोस्तों इतना शर्मनाक तरीके से, इतना क्रूर तरीके से यहूदियों को यहाँ से मारा जाता है, भगाया जाता है कि ये विश्व की सबसे क्रूरतम घटना कही जाती है। आज भी वहाँ पर जब कहीं पर खुदाई होती तो हड्डियाँ मिलती हैं और ये कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों को इसने अपनी नस्लीय श्रेष्ठता विचारधारा के आधार पर नाजीवाद को स्थापित करने की वजह से 60 लाख यहूदियों को, यानी यहूदियों के उस समय जो कुल संख्या थी उसका 2/3 ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंद कमरा है और उसमें आपका हज़ारों लोगों को बंद करके और आपका क्या कर देते हैं, आप गैस छोड़ देते हैं, विषैली गैसें, और ऐसे में लोग तड़प तड़प के मरते हैं। इतना खतरनाक क्रूर तानाशाह बनता है, डिक्टेटर बनता है कौन, हिटलर। तो आपका उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वार आपका जो है जन्म लेता है, या क्योंकि पोलैंड पर ये हमला कर देता है तो फिर इंग्लैंड वगैरह भी इस पर हमला कर देते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन आपका इसका जो रास्ता था वो गलत था। इस वजह से आपका फाइनली होता क्या है कि 1945 में ये जो हिटलर होता है, जब इसे लगता है कि शायद मेरी अब अंतिम हार है, तो 1 मई 1945 को ये अपनी ही रिवाल्वर से क्या कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ऐसा इतिहास का जो दुनिया के लिए बहुत ही शर्मनाक है, उस इतिहास का क्या होता है, अंत होता है। तो इसी विचारधारा को अभी ये जो वुल्फ ब्रिगेड 44 हैं ये स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए आज जर्मनी के लोग आपका अभी भी उसका नाम लेने से क्या करते हैं, सेम फील करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। लेकिन इस विचारधारा को वुल्फ ब्रिगेड के जो 44 के लोग हैं, इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज भी कितनी मानसिक हिंसा हमारे अंदर, जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी वो हिटलर मर गया लेकिन हिटलर वाली जो विचारधारा है वो आज भी स्थापित है। यानी उस नस्लीय श्रेष्ठता ने कितना खतरनाक नरसंहार किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ के आसपास लोग मारे गए और 60 लाख जूइस को जिस तरीके से मारा गया वो बहुत ही आपका क्रूरतम है, बहुत ज़्यादा क्रूरतम। तो दोस्तों जो नस्लीय श्रेष्ठता है या जातीय श्रेष्ठता है या आपका धार्मिक श्रेष्ठता है, वो कभी भी मानव समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए अगर कोई इस तरीके की बातें करता है या इस तरीके की विचारधारा से बिलोंग है, तो आप मान के चलिए कि वो समाज को कहीं ना कहीं किसी ओर धकेल रहा है। इसलिए आप लोग भी जो जातीय या नस्लीय ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग इंसान हैं और हमें इंसान के तरीके से हर किसी से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जातीय श्रेष्ठता हो या नस्लीय श्रेष्ठता हो या धार्मिक श्रेष्ठता हो, ये कभी आपको इंसान नहीं बना सकती। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा वुल्फ ब्रिगेड 44 और हिटलर के बारे में। आई होप सारी की सारी बातें आपको समझ में आएगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इथोरियम 2.0 न्यूज़ में था, यह क्या है? ये है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। अब बीच में आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। एक्चुअली में जो क्रिप्टो करेंसी होता है ये बिटकॉइन होता है। अब आप जो है पूछ सकते हैं कि सर ये बिटकॉइन क्या है? अब ये जो बिटकॉइन है वो एक्चुअली में आपका डिजिटल लेजर यानी ऑनलाइन एक बहीखाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन टोकन व्यवस्था है, जिस टोकन व्यवस्था को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बेच सकता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग अभी प्रेजेंट टाइम पर मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपका एक ऑनलाइन करेंसी है। जैसे आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम कभी आपका किसी दुकान में जाते हैं तो हमें पैसे के बजाय वहाँ पर हमें टोकन खरीदना होता है, और उसी टोकन से फिर हम लोग क्या करते हैं, आपका खाना खरीदते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखिए, बहुत बार आप मेट्रो में गए होंगे तो मेट्रो में भी आपको टोकन प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टोकन से आपका पैसा देते हैं, फिर वो टोकन लेते हैं और टोकन से हम लोग यात्रा करते हैं। तो आपका ये एक उसी तरीके का एक ऑनलाइन क्या है, टोकन है, और जिसमें आपका यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, बेचा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका इस पर किसी भी सरकार का या किसी भी बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता, एकदम बहुत ही सोशली है ये। ठीक है ना। और आपका जो
यानी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इसकी शुरुआत आपका 2009 में जापान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका सतोशी नाकामोटो। क्या था? सतोशी नाकामोटो। इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपका क्रिप्टो करेंसी को हमें यानी यूज करना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो है आपका इंटरनेट, क्या है? इंटरनेट। और एक है आपका की, ठीक है ना। और तीसरा है आपका अनक्रिप्टेड। अनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सुरक्षित कोई भी चीज़। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो हम लोग व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं और उसमें एक क्या होता है, कोई ना कोई पासवर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग फेसबुक चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने यानी प्राइवेसी के लिए उसमें पासवर्ड डालते हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसी के पास जाता है ना जिसको हम लोग भेज रहे हैं, और वही व्यक्ति देख सकता है जो आपका जिसको हमने भेज रखा है उसका भी अपना एक पासवर्ड होगा। नहीं समझ रहे हैं आप? तो आपका यानी ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी के होता है। जैसे मान लो आपने टोकन लिया तो उस टोकन का आपके पास ही के होगा, इसीलिए आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी जिसके पास ही आपका क्या होगा, पासवर्ड होगा, वही व्यक्ति इसका क्या कर सकता है, यूज कर सकता है ऑनलाइन आपका किसका, क्रिप्टो करेंसी का। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी का यूज अभी मनी लॉन्ड्रिंग यानी आतंकवादियों को जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये था दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने हाल ही में भारत के किस भारतीय तेल कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया? ये किया है आपका भारतीय तेल निगम ने। किसने किया है? भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आपने शायद एक शब्द सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं नॉकिंग। अब जैसे मान लो आप किसी के घर के अंदर जा रहे हैं तो आप दरवाज़ा क्या करते हैं, नॉकिंग करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपका जैसे हम लोग गाड़ी है, मान लो हमारे पास कोई गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है या फोर व्हीलर है, तो उसमें हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्यूल का यूज करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब उसके अंदर के कार्बन का हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से समझिए हम लोग, जैसे ईंधन का प्रयोग हम लोग सीएनजी का करते हैं और एलपीजी का करते हैं और आपका पेट्रोल का करते हैं। अब लेकिन सबसे जो बेस्ट आपका ऑयल माना जाता है वो सीएनजी माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब ईंधन को आपका जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है ना, जब गाड़ी में आपका जो ईंधन होता है और आपका उस ईंधन से जो हमारा क्या कहेंगे उसको आपका इंजन होता है, इंजन को ईंधन नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपका ईंधन इंजन के अंदर टक टक की आवाज़ करता है। तो यही है आपका क्या, नॉकिंग। क्या है आपका, नॉकिंग। फिर से इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब ईंधन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है ना, कहने का मतलब आपका इंजन के अंदर जब जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसको क्या नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इंजन के अंदर आपका टक टक की आवाज़ आती। तभी तो आपने देखा होगा बहुत से आपका स्टूडेंट इतने फॉरवर्ड होते हैं कि वो आपका गाड़ी की आवाज़ से ही पता लगा देते हैं कि ये सीएनजी से चल रहा होगा या एलपीजी से चल रहा होगा, पेट्रोल से चल रहा होगा। जहाँ कम ऑक्सीजन मिल रही होगी वहाँ पर गाड़ी के अंदर ज़्यादा आवाज़ यानी नॉकिंग करता है, ठीक है ना, समझ गए। तो आपका इसी नॉकिंग को जांचने के लिए 100 ऑक्टेन पेट्रोल अभी भारत ने क्या कर रखा है, लॉन्च कर रखा है। तो पेट्रोल के अंदर अगर हमें मापना हो यानी नॉकिंग को मापना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 100 ऑक्टेन पेट्रोल को, समझ गए। और आपका इसके तहत जितना ज़्यादा नॉकिंग होगी उतना कम ऑक्टेन नंबर होगा, यानी जितना आपका ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना आपका यानी फ्यूल क्या होगा, बेहतर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो फ्यूल नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे भारत में जो फ्यूल नंबर है वो आपका नंबर एक तो है 87, ठीक है ना, जो साधारण सा आपका जो है यूज करते हैं, और आपका एक होता है मिडिल प्रकार का यानी मध्यम प्रकार का, वो है आपका 89, भारत के पास जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना,
और एक है आपका 91 से 94 जिसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। ये आपका बहुत रेसर कार में यूज़ होता है, जगुआर वगैरह वगैरह में। और अभी हमने जो ऑक्टेन 10 किया है ये भी आपका यानी क्या है, बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है ना। ये रेसर कार में ही इसका क्या होगा, यूज होगा। और ध्यान रखिएगा ये ऑक्टेन नंबर 100 प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का 6वां देश है। और ध्यान रखिएगा पहला देश जर्मनी था, फिर यूएसए था, फिर मलेशिया था, फिर इंडोनेशिया था, फिर इजराइल था, ठीक है ना। और 6वां देश क्या है, आपका भारत है। यानी कहने का मतलब आपका जो नोक करता है उसको मापने के लिए ही जो ये 100 ऑक्टेन पेट्रोल है इसको क्या किया गया है, अभी भारत के द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से नंबर है, ये 100, ये देखिए रेसिंग फ्यूल है, ये रेगुलर है, ये एक्स्ट्रा है और ये आपका सुप्रीम फ्यूल है, ठीक है ना। इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, लगा होता है। लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। ये आपका जिनके पास जगुआर वगैरह कार, रेसर कार होती है, वही आपका इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। ये मनाया गया है आपका 2 दिसंबर को। अब समझते हैं क्यों मनाया जाता है ये राष्ट्रीय आपका प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दोस्तों आपको शायद एक घटना याद होगी, ठीक है ना। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जो आपका जो है क्या होता है, भोपाल गैस त्रासदी होती है 1984 में, उसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में ही ये मनाया जाता है, ठीक है ना। ये दिसंबर 1984 की तस्वीर है और इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ था, गैस त्रासदी। होता है क्या है, एक फैक्ट्री का नाम होता है यूनियन कार्बाइड। क्या नाम होता है, यूनियन कार्बाइड। ये पेस्टिसाइड बनाती थी, ठीक है ना। इसे आपका यूनियन कार्बाइड नामक जो फैक्ट्री थी वहाँ से एक गैस का रिसाव होता है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, जिसका नाम है आपका मिथाइल आइसोनाइड। क्या नाम है, मिथाइल आइसोनाइड। इस गैस के रिसाव के कारण इस फैक्ट्री में ज़बरदस्त तरीके से आपका क्या होता है, गैस का पूरा रिसाव होता है और लगभग आपका 5000 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग, 5000 लोग मारे जाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आपका प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हर वर्ष आपका हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आपका कोशिश करते हैं कि ये जो घटना हो वो आपका दोबारा ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में सतर्कता आयोग की टीम ने किस अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। ये किया है आपका अभय कांत पाठक को। अब ये है भैया अभय कांत पाठक। अभी बताते हैं इनकी पूरी की पूरी आपका कहानी क्या है। सबसे पहले तो समझिए ये जो अभय कांत पाठक साहब होते हैं ये आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के यानी जो IFS होता है, एक देश तो फॉरेन सर्विस होता है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है ना, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट में DFO बनते हैं, ठीक है ना। भारत में आपका 3 प्रकार के ऑल इंडिया सर्विस होते हैं जिसे हम लोग अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए आपका UPSC क्या करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। उसमें आपका IAS होता है जिसे हम लोग कलेक्टर कहते हैं, एक होता है आपका IPS, ठीक है ना, IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है ना, SP जिसे हम लोग बोलते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में SP बनता है, और तीसरा होता है आपका IFS, ठीक है ना, IFOS भी बोला जाता है इसको, यानी आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो 3 होते हैं ये अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडियन सर्विस के अधिकारी होते हैं। ऑल इंडिया का मतलब ये है कि आपका ये केंद्र से नियुक्त होते हैं और पूरा का पूरा इनके जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन ये राज्य के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जब व्यक्ति IFS क्वालिफाई करता है यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को क्वालिफाई करता है तो डिस्ट्रिक्ट में वो आपका DFO बनता है यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है। ये 1987 बैच के आपका IFS अधिकारी थे। वर्तमान में ये PCCF थे। PCCF कहने का मतलब प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और ये उड़ीसा में तैनात थे। कहाँ पर तैनात थे, उड़ीसा में तैनात थे।
अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। वो काम क्या किया है, अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने 3 करोड़ रुपये तो आपका फ्लाइट में ही खर्च कर दिए, और 93 लाख रुपये आपका इनका, जब ताज होटल में रहे थे लॉकडाउन के दौरान तो 93 लाख रुपया इनका बिल आया था। और इनकी जो ज्ञात संपत्ति बताई गई है वो भी नॉर्मल सी बात है, अभी ज्ञात संपत्ति आई, अभी पता नहीं कितनी संपत्ति होगी, वो है आपका 9.35 करोड़, ठीक है ना। जो इनकी आय से आपका 435% क्या है, अधिक पाई गई है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो ये IFS साहब थे जिनका नाम है अभयकांत पाठक, इनकी जो संपत्ति है वो इनकी आय से अधिक पाई गई है। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ही अभी आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यानी कहने का मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसके द्वारा आपका इनको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब जानते हैं आपका CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना होती है 1964 में। एक कमेटी होती है संथानम कमेटी। कौन सी होती है, संथानम कमेटी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस कमेटी की स्थापना की जाती है, इसी की रिकमेंडेशन पर आपका इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसमें आपका 1+2 मेंबर होते हैं, यानी 3 मेंबर होते हैं। एक तो होता है आपका मुख्य सतर्कता आयुक्त, 2 आपका अन्य आयुक्त होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष 65 साल, यानी 65 साल में रिटायरमेंट होंगे और 4 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। इनकी जो नियुक्ति होती है वो एक आपका कोलिजियम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, कोलिजियम के द्वारा, यानी नियुक्ति के लिए जो आपका एक क्या बनाया जाता है, समिति बनाई जाती है। उसमें आपका जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो आपका अध्यक्ष होता है, और लोकसभा में जो आपका जो है विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन का नेता होता है, वो भी इसका सदस्य होता है, और भारत का जो गृह मंत्री है वो आपका इसका सदस्य होता है। नहीं, 3 कोलिजियम के इसमें पार्ट होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अब ये आपका रिकमेंडेशन भेजते हैं किसको, भारत के राष्ट्रपति को। फिर भारत के राष्ट्रपति इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। वर्तमान में जो आपका मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, यानी कहने का मतलब CBC है, उनका नाम है आपका संजय कोठारी। क्या नाम है, संजय कोठारी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये आपका भारत में जितने भी केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं, जितने भी राज्य सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, या आपका जो है 2nd ग्रेड के अधिकारी होते हैं, 1st ग्रेड के अधिकारी होते हैं, उनके सारे आपका अधिकारियों की जांच करती है, और अगर कोई आपका उसमें दोषी पाया जाता है तो फिर ये उन पर क्या करती, कार्रवाई करती। तो यही चीज आपका किस पर किया गया है, अभी वर्तमान में जो अभय कुमार पाठक जी हैं इनको आपका भैया CBC ने दबोच ली है, ठीक है ना। क्योंकि भैया एक दिन में आप जो है 93 लाख का बिल बैठा रहे हो, है ना, और 1 करोड़ आपका जो है आप क्या कर रहे हो, अपने फ्लाइट में ही खर्च कर रहे हो। तो भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ तो किया ही होगा। तो इसी वजह से इन पर क्या किया गया है, अभी नज़र रखी गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आई होप दोस्तों ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अभी SSC में एक सवाल आया था यहीं से कि आपका CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कहने का मतलब आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई, 1964। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ बाल मित्र पुलिस थाना तैनात किया गया, ये तैनात किया गया है पुणे में। अब ध्यान रखिएगा, ये जो बाल मित्र पुलिस है एक्चुअली में ये बच्चों के लिए है। जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको आपका बेहतर देखभाल के लिए, साथ में उन्हें गाइडेंस के लिए, और उनके आपका जो है वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसी के लिए आपका इसकी स्थापना की गई है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये किया गया है आपका अभी हाल ही में पुणे में किया गया है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे कम पारियों में 22,000 इंटरनेशनल रन पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बनाया है भैया विराट कोहली ने। किसने बनाया है, विराट कोहली ने। अब ध्यान रखिएगा, ये है आपका विराट कोहली। आप सभी जानते होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के क्या है, कैप्टन है। इन्होंने अपने
अपनी 242वीं पारी में आपका जो है 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं, जबकि इन्होंने सचिन तेंदुलकर का आपका जो है क्या तोड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 300वीं पारी में आपका इस आंकड़े को यानी 22,000 रन को बनाया था। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो प्लेइंग इट माई वे इनकी आपका जो है बायोग्राफी है और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये भारत के एकमात्र अभी तक खिलाड़ी हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने द्वारे द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की? ये कर रखी है आपका पश्चिम बंगाल, यानी ममता बनर्जी की सरकार ने। अब ध्यान रखिएगा, ये द्वारे द्वारे सरकार का मकसद ये है कि जनता अब अधिकारियों के पास नहीं आएगी, बल्कि अधिकारी और नेता किसके पास जाएंगे? आपका लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि भैया 10 साल का हमारा कार्यकाल कैसा रहा, और साथ में ही लोगों की प्रॉब्लम भी सुनेंगे और वहीं पर आपका सॉल्व करेंगे। क्योंकि भैया अभी बहुत जल्द ही आपका क्या आने वाला है, चुनाव आने वाला है, यानी जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का क्या करेंगे, ये टोटली समाधान करेंगे। 4 चरणों में इसको आपका क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा, और आपका दिसंबर से जनवरी में आपका ममता बनर्जी इसको चलाएंगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम बंगाल के बारे में एडिशनल फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका 1774 में होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है ना। ये वारेन हेस्टिंग बंगाल के आपका पहले गवर्नर जनरल भी होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आपका भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट, ठीक है ना, यानी आपका जो है उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो 1862 में इसी कोलकाता में होती है। कोलकाता हाईकोर्ट भारत का पहला आपका जो है उच्च न्यायालय होता है। दिल्ली से पहले हमारी देश की राजधानी होती है कोलकाता। कहाँ होती है? कोलकाता। इस पॉइंट को याद रखेगा। 1911 में दोस्तों घोषणा होती, बहुत बार कंफ्यूजन करता है कि बनी कब और घोषणा कब हुई। 1911 में आपका घोषणा होती है और 1912 में, यानी कहने का मतलब 1912 में आपका दिल्ली राजधानी बनती है। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेगा। अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुरा में लगा गया। ये दुर्गापुरा कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। भारत का पहला टायर पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में लाया गया। सुंदरवन नेशनल पार्क, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यही आपका इस जो बंगाल टाइगर हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो सुंदरवन है वो 2 नदियों के किनारे पर स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रॉम लाइब्रेरी अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी, ये भी आपका कहां पर स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग चाय जिसे भारत का पहला जीआई टैग मिला था, ये भी कहां है? आपका पश्चिम बंगाल में ही है। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किसने जारी किए हैं? ये जारी किया है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा। सबसे पहले तो जानते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना होती है आपका 7 अप्रैल 1947 को। कब होती है? 7 अप्रैल 1947 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का वो है आपका जेनेवा। कहाँ है? आपका जेनेवा। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर सैम टेंड्रोस। इस पॉइंट को याद रखेगा। और कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में इसके कार्यकारी बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब अगर बात करें अभी मलेरिया की, ठीक है ना, सबसे पहले जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। ध्यान रखिएगा, मलेरिया आपका जो है प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, इसी के द्वारा आपका मलेरिया होता है, ठीक है ना। मादा एनोफिलीज इसका वाहक होता है, जो आपका क्या करता है,
फैलाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया की जो खोज हुई थी वो आपका रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? रोनाल्ड रोस के द्वारा। बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इसकी जो दवा होती है कुनैन, और कुनैन आपका जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है आपका 2030, यानी 2030 तक हम लोग क्या कर देंगे, अपने देश में जो मलेरिया है उसको क्या कर देंगे, निपटा देंगे। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 की। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये जो 2019 में आपका जब इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट में आपका कुल केस जो दर्ज किए गए वो 22.9 करोड़ दर्ज किए गए। ध्यान रखिएगा, कभी आपका आंकड़े भी पूछ लेता है एसएससी में, ठीक है ना, और बहुत से आपका जो है स्टेट सर्विस में भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और मलेरिया से मौत होने वाले लोगों की संख्या है लगभग आपका अभी प्रेजेंट टाइम पे 4.9 लाख। प्रत्येक वर्ष आपका इतने लोगों की मलेरिया से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जबकि अगर 2008 की बात करें तो 2008 में 4.11 लाख लोगों की मृत्यु होती है, यानी 2 लाख आपका जो है 2020 में क्या आई है, कमी आई है, जो 2019 में ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, 2020 में ये प्रकाशित की गई है। अगर बात करें आपका इंडिया की, तो दक्षिण पूर्व एशिया में 88% मलेरिया के मरीज कहाँ पाए जाते हैं, अपने इंडिया में ही पाए जाते हैं। 2018 में, ठीक है ना, 2018 में भारत में 2 करोड़ मामले थे, ठीक है ना। कितने मामले थे? 2 करोड़ मामले थे। 2019 में भारत में जो मलेरिया के टोटल मामले आए उनकी संख्या थी आपका 60 लाख। कितनी थी आपका? 60 लाख कुल मामले भारत में आए। यानी कहने का मतलब आपका भारत में मलेरिया से आपका पीड़ित लोगों के संख्या में क्या आई है, गिरावट आई है। भारत की अगर बात करें तो 2000 में भारत में आपका 29500 यानी 29,500 प्रत्येक वर्ष क्या होता था, मौत के आपका जो है शिकार हो जाते थे मलेरिया की वजह से। जबकि अगर बात करें 2019 की तो आपका 7,700 मौतें केवल पर ईयर हुई है। यानी मौत में भी और मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी कहीं ना कहीं भारत ने क्या कर रखा है, सुधार किया है। और 2030 तक आपका इसे कंप्लीटली भारत क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और दोस्तों एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस, कौन सा दिवस, जो वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, फिर से सुनिएगा, 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल को आपका मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 WHO के द्वारा जारी की गई है। सारी फैक्ट और सारे कंटेंट को इसमें शामिल कर दिया गया है। एक एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और जितने भी फैक्ट हैं उन्हें अपने रिवीजन के लिए ज़रूर नोट करिएगा ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस। फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।